आज हमारे सामने जो स्रोत है वो एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जो मतलब सिद्धांतों और सत्ता के बीच फंस गया। हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। ये वो गवर्नर जनरल थे जिनके दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कारोबारी ताकत से बढ़कर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्ति बन गई। बिल्कुल। लॉर्ड वेलेस्ली ने सैन्य ताकत तो बना दी थी, लेकिन उसे राजनीतिक हकीकत का जामा हेस्टिंग्स ने ही पहनाया। हाँ। और यहाँ पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। भारत आने से पहले लंदन में बैठकर हेस्टिंग्स कंपनी की इस विस्तारवादी फॉरवर्ड पॉलिसी के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे। सही कहा। उन्होंने वेलेस्ली के युद्धों और नीतियों की जमकर बुराई की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल। और यही विरोधाभास आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं, या यूं समझिए सत्ता का वो कौन सा नशा था जिसने एक आलोचक को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तारक में बदल दिया। पर में हिमालय की गोद में गोरखाओं की ताकत बढ़ रही थी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और कंपनी की सीमा पर दस्तक दे रहे थे। और तनाव बढ़ता जा रहा था, खासकर गोरखपुर के पास बुटवॉल और शिवराज जैसे इलाकों को लेकर। और ये तनाव 1814 में तब जंग में बदल गया जब गोरखाओं ने बुटवॉल की कुछ पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया। हेस्टिंग्स के लिए ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, ये तो उनके इकबाल को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से लिया और कमांडर इन चीफ के तौर पर खुद युद्ध की पूरी योजना तैयार की। कागज पर तो ये एक तरफा लड़ाई लग रही थी। हाँ, 34,000 की विशाल ब्रिटिश सेना के सामने महज 12,000 गोरखा सैनिक। लेकिन पहाड़ों में लड़ाई सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। और शुरुआती नतीजे तो अंग्रेजों के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। कलंगा के किले पर हमले में उनके सबसे काबिल अफसरों में से एक जनरल गिलिस्पी मारे गए। हाँ, और फिर जैतक में भी मेजर जनरल मार्टिनडेल को हार का मुंह देखना पड़ा। ये कंपनी की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा धब्बा था। उनकी जो अजय होने की छवि थी वो टूट रही थी। बिल्कुल। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि ये लड़ाई मैदानों जैसी आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली। 1815 में कर्नल निकोल्स और गार्डनर ने कुमाऊं की पहाड़ियों में अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। एक बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी। और दूसरी तरफ जनरल ऑक्टरलोनी, जो शायद उस दौर के सबसे समझदार ब्रिटिश जनरल थे, उन्होंने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को मलून के किले में घेरकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इन दोहरे जीतों ने गोरखाओं की कमर तोड़ दी। अब उनके पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इसी का नतीजा था 1816 की मशहूर सुगौली की संधि। अब स्रोत बताते हैं कि इस संधि से कंपनी को गढ़वाल और कुमाऊं के जिले मिले। पर क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था या इसका कोई और गहरा मतलब भी था? यह बहुत अच्छा सवाल है। जमीन तो मिली ही, और उसी जमीन पर आज के शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल जैसे हिल स्टेशंस बसे, जो बाद में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक बन गए। बिल्कुल। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी हुई। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये रेजिडेंट सिर्फ एक राजदूत नहीं था, बल्कि वो दरबार में कंपनी की आंख और कान की तरह काम करता था, जिससे अंग्रेजों का असल नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ गया। सही कहा। लेकिन शायद इस संधि का सबसे बड़ा और अनपेक्षित नतीजा जमीन नहीं बल्कि लोग थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इस युद्ध में अंग्रेज गोरखाओं की बहादुरी और लड़ने की क्षमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। सुगौली की संधि के बाद अंग्रेजों ने गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने अगले 150 सालों तक ब्रिटिश साम्राज्य की सैन्य ताकत को एक नई और खतरनाक धार दी। तो हेस्टिंग्स ने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसी वफादार सैन्य शक्ति भी हासिल कर ली जिसने पूरी दुनिया में उनके लिए लड़ाइयां लड़ी। तो उत्तर में नेपाल की सीमा सुरक्षित करने के बाद हेस्टिंग्स ने भारत के दिल की तरफ देखा, जहां एक और बड़ा नासूर पनप रहा था, पिंडारी। हाँ, ये कोई राज्य या सेना नहीं थी, बल्कि लुटेरों का एक विशाल और खौफनाक झुंड था। हमारे स्रोत तो उन्हें जानवरों के शरीर में सड़न के ढेर जैसा बताते हैं। ये कौन थे और इतने खतरनाक क्यों थे? बताइए। पिंडारी शब्द कहाँ से आया ये तो साफ नहीं है, लेकिन ये मध्य भारत की राजनीतिक अराजकता की पैदाइश थे। मतलब कोई एक धर्म या जाति के नहीं थे? नहीं, इनमें भगोड़े सैनिक, नौकरी से निकाले गए लोग, अपराधी, हर तरह के लोग शामिल थे। शुरू में ये मराठा सेनाओं के साथ अनियमित घुड़सवारों की तरह काम करते थे। अच्छा, तो उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती थी? नहीं, बस लूटपाट करने की खुली छूट मिलती थी। और उनकी लड़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग था।
वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रफ्तार। वो घोड़ों पर सवार होकर टिड्डियों के झुंड की तरह किसी भी इलाके में घुसते, सब कुछ लूटकर जलाकर बर्बाद कर देते। और इससे पहले कि कोई सेना उन तक पहुंच पाती, वो गायब हो जाते। बिल्कुल। 19वीं सदी की शुरुआत तक चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान जैसे उनके नेता इतने ताकतवर हो गए थे कि वो एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। 1812 से 1816 के बीच तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मिर्जापुर और उत्तरी सरकार जैसे ब्रिटिश इलाकों में भी भयानक लूटपाट की। इसके बाद तो हेस्टिंग्स के लिए चुप रहना नामुमकिन हो गया। कहते हैं कि पिंडारी और मराठा प्रमुख, खासकर दौलतराव सिंधिया, आपस में मिले हुए थे। लेकिन कुछ हालिया शोध तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि सिंधिया तो खुद पिंडारियों से परेशान थे और उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। और हेस्टिंग्स की अपनी निजी पत्रिका इस मामले में कुछ और ही इशारा करती है ना? बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो पिंडारियों को सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि मराठों से निपटने का मौका मिल सके। सही कहा। हेस्टिंग्स ने अपनी डायरी में लिखा है, ये कहीं बेहतर होगा अगर सिंधिया पिंडारियों का समर्थन करने के लिए अपने अस्तित्व को जोखिम में डालने का फैसला कर लें। ये तो साफ दिखाता है कि उनका असली निशाना कौन था। पिंडारी तो बस एक बहाना थे। हाँ, वो एक ऐसी बड़ी लड़ाई चाहते थे जिससे मराठा शक्ति को हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। ये तो बिल्कुल वैसी ही फॉरवर्ड पॉलिसी की सोच है जिसकी वो कभी इतनी आलोचना किया करते थे। लगता है दिल्ली की गद्दी का असर लंदन के विचारों पर भारी पड़ रहा था। बिल्कुल। तो उन्होंने इतिहास की शायद सबसे बड़ी सेनाओं में से एक इकट्ठा की। 1,13,000 सैनिक और 300 तोपें। एक विशाल जाल बिछाया गया और पिंडारियों को हर तरफ से घेर लिया गया। अंजाम वही हुआ जो होना था। 1818 की शुरुआत तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। और उनके नेताओं का क्या हुआ? उनकी कहानियों का अंत भी बड़ा नाटकीय था। बिल्कुल। करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे एक छोटी सी जागीर दे दी गई। वासिल मोहम्मद ने सिंधिया के पास शरण ली, लेकिन सिंधिया ने दबाव में आकर उसे अंग्रेजों को सौंप दिया, जहां उसने कैद में आत्महत्या कर ली। हाँ, और चीतू, जो सबसे खूंखाल माना जाता था, वो जंगलों में भाग गया, जहां उसे एक बाघ ने मार डाला। क्या विडंबना है! एक ऐसा लुटेरा जिसने अनगिनत लोगों को अपना शिकार बनाया, आखिर में खुद जंगल के एक शिकारी का शिकार बन गया। सच में ये उस दौर की क्रूरता को दिखाता है। तो इस तरह पिंडारी खतरे का अंत हो गया और अब हेस्टिंग्स के लिए मराठों से सीधे निपटने का रास्ता साफ था। पिंडारियों का सफाया तो सिर्फ पहला कदम था। ये एक बड़े शतरंज के खेल की शुरुआती चाल थी, जिसका असली मकसद मराठा शक्ति के किलों को एक एक करके गिराना था। और हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत मराठा सरदारों की आपसी फूट का फायदा उठाकर की। उन्होंने बिल्कुल सही नस पकड़ी थी। हाँ, मराठा परिसंघ नाम का तो एक था, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह बटा हुआ था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नागपुर में मिला, जहां शासक रघुजी भोंसले की मौत के बाद गद्दी के लिए लड़ाई छिड़ गई। उनके भतीजे अप्पा साहेब ने गद्दी हथियाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी और अंग्रेजों ने मदद की एक कीमत वसूली होगी। बिल्कुल। मई 1816 में अप्पा साहेब ने एक सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए, यानी वही कुख्यात सहायक संधि, जिसमें एक राज्य अपनी पूरी आजादी, खासकर अपनी विदेश नीति और सेना, कंपनी के हाथों में सौंप देता था। एकदम सही। इस संधि ने कंपनी को नागपुर पर पूरा रणनीतिक नियंत्रण दे दिया। ये मराठा परिसंघ के दिल में एक खंजर की तरह था। और अब उनका ध्यान गया मराठाओं के मुखिया यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय पर। हाँ, पेशवा पहली वेलेस्ली के समय सहायक संधि मान चुके थे, लेकिन अब वो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे। और फिर पूना में एक हत्याकांड ने अंग्रेजों को वो मौका दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। हाँ, 1815 में बड़ौदा के गायकवाड़ के मुख्यमंत्री गंगाधर शास्त्री पूना आए हुए थे और नासिक में उनकी हत्या कर दी गई, जिसका सीधा आरोप लगा पेशवा के सबसे करीबी मंत्री त्रिम्बक जी पर। बिल्कुल। ब्रिटिश रेजिडेंट एल्फिंस्टन ने तुरंत त्रिम्बक जी की गिरफ्तारी की मांग की। पेशवा के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। त्रिम्बक जी को गिरफ्तार तो किया गया, पर वो अक्टूबर 1816 में जेल से भाग निकले। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, इसके बाद तो माहौल बहुत बिगड़ गया होगा। बहुत ज्यादा। हेस्टिंग्स ने इसे पेशवा की मिलीभगत माना और बहुत कड़ा रुख अपनाया। ब्रिटिश सेना ने पूना को चारों तरफ से घेर लिया और 13 जून 1817 को पेशवा को एक नई और ज्यादा अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे पुणे की संधि कहते हैं। इस संधि में ऐसा क्या खास था?
इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि पेशवा ने औपचारिक रूप से मराठा परिसंघ के प्रमुख के पद को त्याग दिया और परिसंघ को भंग मान लिया। ये एक ऐतिहासिक पल था। बहुत बड़ा। जिस मराठा साम्राज्य ने एक समय मुगलों को चुनौती दी थी, उसे एक संधि की एक कलम से खत्म कर दिया गया। ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का सबसे बड़ा मील का पत्थर था। इसके बाद तो बाकी मराठा सरदारों की हिम्मत भी टूट गई होगी। हाँ, एक एक करके सबने घुटने टेक दिए। दौलतराव सिंधिया को नवंबर 1817 में एक और अपमानजनक संधि माननी पड़ी। और पेशवा, होलकर और अप्पा साहब ने मिलकर एक आखिरी कोशिश की, लेकिन खिरकी, सीताबल्डी और महिदपुर की लड़ाइयों में उनकी निर्णायक हार हुई। अंत में पेशवा के पद को ही खत्म कर दिया गया। हाँ, बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। होलकर और भोंसले के राज्य बहुत छोटे कर दिए गए और वो पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। और सिंधिया ने तो बिना लड़े ही हार मान ली। बिल्कुल। एक दशक से भी कम समय में हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को इतिहास बना दिया। तो मराठों की सैन्य शक्ति को पूरी तरह से तोड़ने के बाद हेस्टिंग्स ने उस राजनीतिक ताने बाने को बदलना शुरू किया जिसने सदियों से भारत को जोड़े रखा था। अब उनका ध्यान गया राजपूताना पर। हेस्टिंग्स राजपूतों को मराठों के खिलाफ एक स्वाभाविक सहयोगी के तौर पर देखते थे। उन्होंने दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को ये जिम्मेदारी दी कि वो राजपूत राज्यों के साथ संधियां करें। एक एक करके उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बाकी सभी छोटे बड़े राज्यों के साथ स्थायी मित्रता, रक्षात्मक गठबंधन, संरक्षण और अधीनस्थ सहयोग की संधियां की गईं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, स्थायी मित्रता, गठबंधन। लेकिन स्रोत बताते हैं कि इन संधियों की शर्तें राजपूतों के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थीं। ये दोस्ती से ज्यादा गुलामी जैसी थी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इन संधियों के तहत राजपूत राज्यों को भारी सालाना टैक्स देना पड़ता था और अपनी सेना को एक तरह से कंपनी की कमान में सौंपना पड़ता था। ये उन राज्यों के लिए बहुत अपमानजनक था जिनकी अपनी एक महान सैन्य परंपरा, जो कभी कंपनी के दुश्मन भी नहीं रहे थे। सही बात है। इन संधियों ने राजपूतों की स्वतंत्रता को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन बना दिया। तो सैन्य जीत के बाद अब ये राजनीतिक और प्रतीकात्मक जीत का दौर था और सत्ता के इस बदलते समीकरण का सबसे बड़ा प्रतीक बना मुगल सम्राट के साथ हेस्टिंग्स का व्यवहार। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव था जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। अच्छा? तब तक ये परंपरा थी कि गवर्नर जनरल जब भी मुगल सम्राट को खत लिखता तो उसे एक अर्जी या पेटिशन के रूप में भेजा जाता था। कंपनी की मोहर पर भी लिखा होता था सम्राट का सेवक। ये दिखाता था कि कागज पर ही सही, लेकिन सर्वोच्च सत्ता अभी भी मुगल सम्राट की है। लेकिन हेस्टिंग्स इस दिखावे को खत्म करना चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने सम्राट अकबर द्वितीय से मिलने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने शर्त रखी कि वो तभी मिलेंगे जब सम्राट उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार हों। एक शासक की तरह, न कि एक सेवक की तरह। बिल्कुल। आखिर में बेबस सम्राट को झुकना पड़ा। ये पूरी दुनिया और भारत के सभी रजवाड़ों के लिए एक खुला ऐलान था कि अब दिल्ली का असली बादशाह कौन है। लाल किले में बैठा बूढ़ा शेर नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल के दफ्तर में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कभी लंदन में बैठकर विस्तारवाद की आलोचना करते थे, उन्होंने ही भारत में आकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को सबसे ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने एक एक करके हर चुनौती को खत्म किया। उत्तर में नेपाल को नियंत्रित किया, मध्य भारत से पिंडारियों का सफाया किया, मराठा शक्ति को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और राजपूत राज्यों को अधीन कर लिया। देखा जाए तो उन्होंने वही काम पूरा किया जिसकी योजना उनके पहले आए लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी। हाँ, लेकिन जिसे वो पूरा नहीं कर पाए थे। हेस्टिंग्स के 10 साल के कार्यकाल ने भारत में कंपनी की हर प्रतिद्वंदी शक्ति को खत्म कर दिया और ब्रिटिश हुकूमत को निर्विवाद रूप से स्थापित कर दिया। उन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक ही व्यक्ति के विचार और नीतियां इतनी नाटकीय रूप से कैसे बदल सकती हैं? जब वो विपक्ष में या एक आलोचक की भूमिका में होता है तो उसके सिद्धांत कुछ और होते हैं, और जब वही व्यक्ति शासक की कुर्सी पर बैठता है तो वो बिल्कुल उलट काम करने लगता है। बिल्कुल, यही सत्ता की प्रकृति है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का लंदन में फॉरवर्ड पॉलिसी के एक मुखर आलोचक से लेकर भारत में उसी पॉलिसी के सबसे सफल कर्ता धर्ता बनने तक का सफर शाही शक्ति और उसे चलाने वाले व्यक्तियों के मनोविज्ञान पर कुछ बहुत बुनियादी सवाल खड़े करता है कि क्या सत्ता में आने के बाद उस व्यवस्था की मजबूरियां व्यक्ति के अपने सिद्धांतों पर हावी हो जाती हैं? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।